नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बीजेपी का नारा है जागो हिंदू जागो, और अब मौलाना ने नारा लगवाया है मुसलमान जागते रहो जागते रहो, 23 नवंबर तक जागते रहो, अभी से काउंटिंग वाले दिन तक जागते रहो। वोट जिहाद की मिनट टू मिनट डिटेल पहली बार सामने आई है। क्या कहा गया है? कहा गया है 2400 घंटे पहरेदारी करना, स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की रखवाली के लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करना, कौन अंदर से बाहर आ रहा है, कौन बाहर से अंदर जा रहा है, सबकी चेकिंग करना, सड़कों पर चारों ओर किलेबंदी करना। ये वोट जिहाद कौन करा रहा है? इस वोट जिहाद का पोस्टर बॉय सिर्फ एक मौलाना है या मुस्लिम इकोसिस्टम की पूरी फौज को काम पर लगा दिया गया है? देवेंद्र फडणवीस मंच पर खड़े होकर किसकी वोट जिहाद वाली स्पीच मोबाइल ऑन करके हिंदुओं को सुना रहे हैं? वोटिंग से 4 दिन पहले किस बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं? किस वोट जिहादी को एक्सपोज कर रहे हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप वो देखेंगे जो चौंका देने वाला है, हिला देने वाला है। एक एक वोटर को निकाल कर लाएं, बूथ तक पहुंचाएं, उसका वोट डलवाएं। इधर उधर के कैंडिडेट को बिल्कुल वोट मत दीजिए। वोट जिहाद क्या होता है, कैसे होता है, कैमरे पर उसका पोस्टर बॉय बता रहा है। 100% मुस्लिम वोट पड़ना चाहिए, 100% मोदी के खिलाफ वोट दें, पूरे कौम को एकजुट होकर मोदी को रिजेक्ट करना चाहिए। 100% मुसलमान मोदी के खिलाफ वोट दे, पूरा देश मोदी को रिजेक्ट करे। वोट जिहाद का पोस्टर बॉय मोदी के खिलाफ वोट जिहाद वाला नैरेटिव कितने दिनों से चला रहा है? तमाम महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं। 20 तारीख से कई दिन पहले, एक हफ्ता पहले से अपनी अपनी मस्जिदों मोहल्लों में इसकी मुहिम चलाएं। 20 तारीख को सुबह सुबह निकल जाना है। तकरीर में मुसलमानों को महाअघाड़ी को वोट देने की बात और मोदी के खिलाफ वोट जिहाद वाली खुराफात करने वाला चेहरा अब एक्सपोज हो चुका है। नाम मौलाना सज्जाद नोमानी। कौन नोमानी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी। इनकी हैसियत वैसे तो इस्लामिक स्कॉलर की है, लेकिन मौलाना साहब की तकरीरें 100% पॉलिटिकल होती है। देश के चुनावी सीजन में वोट जिहाद के पोस्टर बॉय मौलाना नोमानी ही है, जो इन दिनों राहुल, ठाकरे, पवार गुट के महाअघाड़ी के फेवरेट बने हुए हैं। ये दिन रात मोदी के खिलाफ बोलते हैं, हर घंटे मोदी को हराने के बारे में सोचते हैं। वोट जिहाद के पोस्टर बॉय मौलाना नोमानी आज से मोदी के खिलाफ एजेंडा नहीं चला रहे, 8 महीनों से काम पर लगे हैं। मौलाना नोमानी का वोट जिहाद वाला मिशन अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के वक्त शुरू हुआ। पहला वीडियो 16 अप्रैल को आया, दूसरा वीडियो 25 अप्रैल को आया। इसमें निशाना मोदी पर लगाया। जो 9 मई को आया, इसमें भी मोदी के खिलाफ वोट जिहाद हुआ। 5वां वीडियो 19 मई को आया, छठा वीडियो 3 जून को आया। इस बार मौलाना का मैसेज चुनाव आयोग और विपक्ष के नेताओं के लिए था। 7वां वीडियो 26 अक्टूबर को आया। मौलाना नोमानी ने पोस्टर में पवार, ठाकरे, पटोले को लगाया, मुसलमानों को महाअघाड़ी के साथ जाने को कहा। 8वां वीडियो 5 नवंबर को आया, 9वां वीडियो 13 नवंबर को आया। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट जिहाद की बात करते हुए महाअघाड़ी को समर्थन की बात कह दी। 10वां वीडियो 14 नवंबर को आया, 11वां और 12वां वीडियो 15 नवंबर को आया। मौलाना नोमानी के हर वीडियो में मुसलमान मुसलमान ही हुआ, खुलकर वोट जिहाद हुआ। लोकसभा चुनाव के वक्त मौलाना ने अपने वीडियोस के दम पर, अपनी तकरीरों के दम पर जिस तरह मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काया, अब महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी सेम टू सेम वही वोट जिहाद वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। वोटिंग से 4 दिन पहले नोमानी ने 2 वीडियो जारी किए, जिसमें कहा कि उनका निशाना बहुत दूर का है, टारगेट मोदी को दिल्ली से हटाना है।
और अब से कुछ घंटों पहले वो आधे घंटे का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वोट जिहाद की एक नई कहानी घुमा रहे हैं। फुला इलेक्शन में फुला उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की जा रही है और फुला उम्मीदवार को हराने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को वजह और फितरी तौर पर हमारी राय से इख्तिलाफ हो रहा है। जरा सा आपने अपनी ये पोजीशन बनाई अल्लाह की तौफीक से और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से कि आपके इशारे पर वोट इधर से उधर, उधर से इधर हो सकते हैं, तो बड़े बड़े लीडर भागे दौड़े चले आएंगे आपके पास। एक बार फिर मैं इस मौके का फायदा उठाकर ये गुजारिश करता हूं कि जहां तक हो सके 1 महीने की मेहनत और काविश और मुशावरत के बाद और एक एक इलाके की जमीनी मालूमात हासिल करने के बाद जो राय कायम की गई है, उस राय को पूरे महाराष्ट्र के वोटर्स, न सिर्फ मुसलमान बल्कि किसान भाई, मराठा भाई बहनें, किसान भाई बहनें, दलित भाई बहनें, क्रिश्चियन लोग और दूसरी और तमाम कास्ट और सब कास्ट के लोग वो उस लिस्ट को अहमियत दें, गौर करें, जहां तक हो सके उसको एक्सेप्ट करें और कबूल करें। महाराष्ट्र के चुनाव में कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कितने महाअघाड़ी के कैंडिडेट हैं, कितने AIMIM के कैंडिडेट हैं, कौन सा कैंडिडेट किस सीट से चुनाव लड़ रहा है, किस सीट पर कितनी मुस्लिम आबादी है, मौलाना ने सबका पर्चा पहले ही छपवा कर जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसलिए तो मौलाना सज्जाद नोमानी को वोट जिहाद का पोस्टर बॉय डिक्लेयर कर दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव को वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध का नाम दे दिया और अब तो बीजेपी की चुनावी रैलियों में भी मौलाना सज्जाद नोमानी की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाने लगी है। वोट जिहाद कैसे हो रहा है, वोट जिहाद करने वाले मौलाना कैसे मोदी के दुश्मनों को जीत दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हर वोटर तक ये मैसेज पहुंचाने का जिम्मा खुद देवेंद्र फडणवीस ने उठा लिया है। या महाराष्ट्रामध्ये मतांकरता पाय चाटणं चाललेलं आहे आणि आता यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय। वोट जिहाद, मी आपल्याला विनंती करण्याकरता आलो आहे। काय या ठिकाणी हे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जन नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचंय, तुम्हाला मला जागा करायचंय, ही साधी निवडणूक नाहीये। लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी, बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय। आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। आता एक राहिलो तर सेफ रहो, अगर एक है तो सेफ है। देवेंद्र फडणवीस मौलाना सज्जाद नोमानी के जिस वोट जिहाद का लाइव डेमो अपनी रैलियों में दे रहे हैं, उसी वोट जिहाद का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। कांग्रेस के वोट जिहाद वाले इकोसिस्टम से वोटर्स को पहले भी सावधान कर चुके हैं। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है?
जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। वोट जिहाद वाला इकोसिस्टम कैसे कैसे पोस्टर बना रहा है, क्या क्या चिपका रहा है, वो आपके सामने है। मगर इस जिहाद के असली पोस्टर बॉय तो मौलाना सज्जाद नोमानी ही है और आज हम इसे भी साबित कर देंगे, वो भी मौलाना नोमानी के सबसे लेटेस्ट बयान की बदौलत। मौलाना नोमानी ने आधे घंटे का जो ताजा वीडियो बनाया है उसमें वो सिर्फ मुसलमानों को मोदी के खिलाफ वोट देने और एकजुट होने के लिए नहीं कह रहे, वो तो एक स्टेप आगे जाकर चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काने वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मौलाना नोमानी मोदी विरोधी पार्टियों से कह रहे हैं कि 20 नवंबर की वोटिंग के बाद ईवीएम की पहरेदारी करो, 8-8 घंटों की शिफ्ट में अपने लोगों से काम करवाओ, स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सड़कों को घेर लो, सबकी चेकिंग करो। मौलाना नोमानी ये बातें बंद कमरे में चुपके चुपके नहीं खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। हमने जिन तमाम उम्मीदवारों और पार्टियों के हक में अपनी राय भेजी है, उन लीडरों से भी और एक एक कैंडिडेट से, एक एक उम्मीदवार से मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों का काम उस दिन खत्म नहीं होगा जिस दिन के वोट पड़ जाएंगे। आप इस गलतफहमी से निकलिए जिसमें आप में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं कि हमारा काम उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वोट पड़ जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने तक हमको जरा आराम करने का मौका मिलता है, हम बहुत थक जाते हैं इलेक्शन से पहले की मेहनतों में। नहीं, आप अपनी एक टीम तैयार रखिए, अलग ताजा दम, चाहे उसको 24 घंटे 48 घंटे पहले आराम देना पड़े। जो इलेक्शन के दिन के शाम से लेकर काउंटिंग की आखिरी ऐलान तक 24 घंटे वो पहरेदारी करें, इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम कहते हैं, उसको बदला जा रहा है। पहले दूर बैठकर मशीनों में हैकिंग होती थी, अब उससे काम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसका काउंटर ढूंढ लिया गया, तो अब मशीनों को बदला जा रहा है। पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है, वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक, उस स्ट्रांग रूम में दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं, मशीनों को बदल दिया जाता है। तमाम उम्मीदवार और तमाम पार्टियों के सरबराह
मेरी इस बात पर तवज्जो देंगे तो उन्हीं को फायदा होगा, ध्यान नहीं देंगे तो उन्हीं को नुकसान पहले होगा। 4-8 घंटे की ड्यूटी लगाकर अपने वर्कर्स को स्ट्रांग रूम के चारों तरफ आने वाली सड़कों पर 24 घंटे पहरेदारी पर लगा देना पड़ेगा। कोई गाड़ी जो स्ट्रांग रूम के अंदर जा रही हो वो उम्मीदवार या उनके तस्लीम शुदा वर्कर की चेकिंग के बगैर स्ट्रांग रूम में न घुसने पाए। ये बिल्कुल किया जा सकता है और कई जगह पर यूपी में मैं इसको करवा चुका हूं। हर 8-8 घंटे पर अपने नौजवान खड़े कीजिए और चारों तरफ की सड़कों पर खड़े कीजिए। कोई गाड़ी आ रही हो रुकवाइए, उसको चेकिंग कीजिए क्या जा रहा है उसमें। और स्ट्रांग रूम से जो गाड़ी बाहर निकले, छोटी हो या बड़ी, उसको भी रुकवाइए और चेक कीजिए कि उसके अंदर से क्या निकाला जा रहा है स्ट्रांग रूम के अंदर से। सोचिए, वोट जिहाद के पोस्टर बॉय नोमानी अब किस लेवल पर जाकर एंटी मोदी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो महावोट जिहाद की तैयारी पूरी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को दिल्ली से हटाने के लिए पहरेदार बुलवा रहे हैं। मुसलमानों को स्ट्रांग रूम की घेराबंदी करने को कह रहे हैं। मुसलमानों के दिमाग में ये नैरेटिव फिट कर रहे हैं कि जागते रहो, 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक जागते रहो। कि मेरी इस कोशिश को बार बार वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। वोट देने की अपील करना, क्या ये वोट जिहाद है? जरंगे पाटिल वो जब फडणवीस के खिलाफ बोलते हैं और साफ साफ ऐलान करते हैं कि मैं फडणवीस को गिरा कर रहूँगा, बीजेपी को गिरा कर रहूँगा, तो क्या वो वोट जिहाद की बात करते हैं? और जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी, तो क्या वो भी वोट जिहाद की बात करते हैं? मैं सच कहता हूं, मुझे फडणवीस साहब से ये उम्मीद नहीं थी। वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं। जब मैंने ये कहा था कि अगर ये वोट जिहाद है तो क्या महाविकास अघाड़ी के सारे नेता जिहाद कर रहे हैं? जब राहुल गांधी मजलूमों की, कमज़ोरों की, अल्पसंख्यकों की, ओबीसीज की आवाज़ उठाते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो उनको मौलाना राहुल गांधी कहा जाता है। बीजेपी ने इसलिए वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र के हिंदुओं को जगाना शुरू कर दिया है। वोट जिहाद के खतरे से आगाह करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर हिंदू नहीं जागे तो मौलाना नोमानी का वोट जिहाद कामयाब हो जाएगा। और अगर महाराष्ट्र में महायुति हारी तो दिल्ली में मोदी की सरकार पर खतरा बढ़ जाएगा। देखिए, आज तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट जिहाद का खतरा बड़ा है। नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप कांग्रेस और उसके साथियों के इस गेम प्लान को अच्छी तरह समझ चुकी है। इसलिए वोट जिहाद के पोस्टर बॉय मौलाना नोमानी का वीडियो इस वक्त बीजेपी के हर नेता की टाइमलाइन पर घूम रहा है। देवेंद्र फडणवीस अपनी चुनावी रैलियों में नोमानी का वीडियो बार बार प्ले करके हिंदुओं को सुना रहे हैं।
उन्हें वोटिंग से पहले वाले इस खतरे से आगाह कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर महायुति के अजीत पवार इस खतरे को भी अभी समझ नहीं पा रहे। वो अभी भी मुसलमानों के वोटों के आसरे हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने इस बार 5 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, यानी वो मुस्लिम वोट चाह रहे हैं, इसलिए वोट जिहाद पर चुप्पी साध रखे हैं। 23 नवंबर के बाद वोट जिहाद के खतरे को समझने की बात कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सोचकर बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव आया है 20 तारीख को। मैंने उसके बारे में किसके कारण ये स्टेटमेंट आया है, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो जरा, बाकी के बारे में मैंने तो तुरंत मेरी राय दे दी। थोड़ा हम बैठकर सोचकर, मैं तो सेक्युलर विचारधाराओं का है। हमारे महाराष्ट्र में लोग ऐसे डेमोक्रेसी में पिनाक जी, हर एक को अपना अपना वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कोई आप हमारे बॉस है और आप बोलेंगे ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा कैसे चलेगा? वो सोचेंगे ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आया? लीडर लोग अपने अपनी तरफ से बताते हैं कि हमें क्यों वोट देना है, लेकिन जो बाकी के लोग रहते हैं उन्होंने किस एंगल से वो कहा है वो भी जरा देखना पड़ेगा। 23 नवंबर के बाद जांच पड़ताल करके वोट जिहाद का पोस्टमार्टम करने की बात कहने वाले अजीत पवार को अगर अब भी खतरा बड़ा नहीं लग रहा तो उन्हें वोट जिहाद के एक और पोस्टर बॉय मुफ्ती हारून नदवी की बातें सुन लेनी चाहिए। ये मुफ्ती साहब भी इन दिनों धार्मिक जलसे कम सियासी जलसे ज्यादा कर रहे हैं और हर जलसे में खुलकर कांग्रेस कांग्रेस राहुल राहुल करते हुए मोदी योगी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ क्या नारा लगाते हैं? आज जगह जगह बीजेपी वाले बैनर पर वो नारा लगा रहे हैं कि कटोंगे तो बटोंगे, बटोंगे तो कटोंगे। ये योगी जी को पैगाम जाएगा, ये मोदी जी को संदेश जाएगा, ये बीजेपी वालों को संदेश जाएगा कि ना हम कटेंगे ना हम कटेंगे। अरे बोलो, ना हम जोर से बोलो, ना हम कटेंगे ना हम कटेंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? कांग्रेस के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? जो लोग बटोगे कटोगे का नारा लगा रहे, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि योगी जी, मोदी जी, बांटने वाले भी तुम ही हो और काटने वाले भी तुम ही हो। आज योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का अगला संस्करण लॉन्च किया। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सीसामऊ में मुस्लिम 50%, कुंदरकी में 65%, मीरापुर में 40% मुस्लिम है। क्या मुस्लिम लीग वाले दाव से यूपी का उपचुनाव बदलेगा? योगी के दिमाग में क्या चल रहा है? डिटेल खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री। यूपी में अचानक कैसे आई मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी अखिलेश हार जाएंगे? सीसामऊ में योगी के रोड शो की तस्वीरें देखकर उपचुनाव का रुझान कोई भी समझ सकता है। मुस्लिम बाहुल इलाके में भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लहरा रहे हैं और छतों से योगी बाबा के काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सीसामऊ का समाजवादी गढ़ 23 नवंबर को रामपुर की गति को प्राप्त होने जा रहा है। यहां टक्कर बीजेपी के सुरेश अवस्थी और समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी के बीच है। बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर हिंदू वोटों को बांटने की कोशिश की है। बीजेपी ने राम लहर में 1991, 1993 और 1996 में यहां जीत की हैट्रिक बनाई थी।
समाजवादी पार्टी ने 2017-2022 में जीत दर्ज की और इस बार वो हिंदुओं को बांटकर और मुसलमानों का वोट एक मुश्त हथियाकर हैट्रिक बनाना चाहती है। नसीम सोलंकी के पास यहाँ 80,000 मुस्लिम और 16,000 यादव मतलब 96,000 सॉलिड वोट हैं। बीजेपी के पास 55,000 ब्राह्मण, 20,000 कायस्थ और 15,000 वैश्य को मिलाकर 90,000 सॉलिड वोट हैं। जीत हार का दारोमदार 35,000 दलित और इतने ही ठाकुर, कुर्मी, पाल, मौर्य पर टिका हुआ है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे और राम मंदिर का फार्मूला यहाँ 28 साल बाद कमल खिला सकता है। हमें ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि बटेंगे तो एक रहेंगे और उसमें दो बातें मत भूल जाना, भूल राम मंदिर कमल का फूल। यूपी की 9 सीटों पर 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और मीरापुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टफ फाइट मानी जा रही है। योगी कॉन्फिडेंट हैं कि 9 की 9 सीट जीतेंगे। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को सनातन मार्ग से ध्वस्त कर देंगे। उन्हें युवा, किसान, व्यापारी सबका साथ मिलेगा। 80% हिंदू एकजुट होकर वोट करेगा। सैफई परिवार की मुस्लिम जोड़ो जाति तोड़ो वाली राजनीति में नहीं फंसेगा। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सैफई परिवार का विकास। उससे ऊपर ये सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। यूपी उपचुनाव में योगी के प्रचार का ये दूसरा राउंड है। योगी 100% स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, इस पर किसी को डाउट नहीं है। वजह 2017 से अब तक का जो कहा कर दिखाया है। यूपी अब दंगा मुक्त है। माफिया राज खत्म हो चुका है। नकल माफिया का तंत्र टूट चुका है। बदमाश अपराधी हाथ जोड़कर सरेंडर कर चुके हैं। विकास के काम एक्सप्रेस स्पीड पर हो रहे हैं। फसलों की खरीदी बिना रिश्वत और भेदभाव के हो रही है। किसानों को गन्ने की कीमत समय पर मिल रही है। यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। बेरोजगारों के लिए निष्पक्ष अवसर बढ़ रहे हैं। अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान सबको योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल रहा है। हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी बड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया हैं वे सब सपा के गले के हार हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। योगी ने दिन की शुरुआत बनारस में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ से की। काशी के सत्य बाबा आश्रम में भी दर्शन पूजन किया। इसके बाद उनकी फूलपुर में पहली जनसभा हुई। यहाँ बीजेपी के दीपक पटेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी से है। अखिलेश यहाँ अपने M50,000 प्लस Y 70,000 को जीत का मंत्र मानकर चल रहे हैं। योगी यहाँ अखिलेश का Y भी तोड़ रहे हैं और हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। योगी के मंच पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल भी मौजूद थीं। दोनों ही माफिया अतीक अशरफ की गुंडागर्दी की भुक्तभोगी हैं।
जयापाल उन्हीं उमेश पाल की पत्नी हैं जिन्हें माफिया अतीक अहमद ने मरवा दिया था। पूजा पाल के पति राजू पाल को भी अतीक अहमद ने मरवाया था। दोनों को अतीक के आतंक से जस्टिस तब मिला जब यूपी में योगी की सरकार बनी। आप याद करिए, इसी मंच पर श्रीमती जयापाल भी है, पूजा पाल भी है। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? किस प्रकार का अत्याचार हुआ था? कोई पूछने वाला था? कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, क्या हुआ था उनके साथ? कृष्णानंद राय के साथ रमेश यादव भी थे, रमेश पटेल भी थे, 7 अन्य लोग थे, सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुर्दांत माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे। फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री भी आज हो गई। खैर सीट में प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 1906 की याद दिलाई। योगी ने क्यों मुस्लिम लीग की चर्चा की और 1906 याद दिलाया? 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की मांग की थी। खैर में धर्म कांटा बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है क्योंकि ये जाट बाहुल्य सीट है। यहाँ बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर का मुकाबला समाजवादी पार्टी की डॉक्टर चारू कैन से है। अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने आखिरी सभा गाजियाबाद में की। यहां बीजेपी के संजीव शर्मा का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सिंह राज जाटो से है। गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत किला है। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करती रही है। अखिलेश यादव ने यहां दलित कैंडिडेट उतारकर लड़ाई को टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन योगी कॉन्फिडेंट है कि गाजियाबाद में अखिलेश का कोई दांव नहीं चलेगा। यूपी की सभी सीटों पर अयोध्या, काशी, मथुरा का दांव विपक्ष पर भारी पड़ेगा। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे।
लड़ना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, तो गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। यूपी के उपचुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। अखिलेश के पीडीए की काट के लिए संघ मैदान में आ चुका है और पूरी तरह से योगी के साथ है। संघ ने करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में संगठन को काम पर लगा दिया है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट में लड़ाई दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को प्रभारी बनाकर वहीं जमे रहने का आदेश दिया है, तो योगी ने कुर्मी जाति के स्वतंत्र देव सिंह को यहां का प्रभारी बनाया है। बाबा ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि कटहरी से कुंदरकी तक समाजवादी पार्टी अभी से हथियार डालती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है और प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, आखिर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी को डर क्यों लग रहा है, ये अखिलेश नहीं बता रहे, ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। बहनों भाइयों, ये समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जो गरीबों को लाभ मिलता है, उसका भी विरोध करती है। यह तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है।